लोगों का संस्कृत का पेपर है और 10वीं में पढ़ते हैं। 10वीं के यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो संस्कृत की पेपर देने जाने वाले हैं, मैं उन लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। ये करने का हम तरीका बताने वाले हैं और कौन प्रश्न पेपर में आ सकता है ये बताने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर वायरल हो गया या फिर पेपर लीक हो गया, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो आप लोग के अंदर ये डाउट नहीं रहेगा कि कैसे प्रश्न आ सकता है और कैसे हम करके आएंगे। ज़्यादा चांसेस होगा कि प्रश्न आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेपर क्रैक कर दिया या फिर पेपर वायरल कर दिया या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीक हो गया। तो जितने भी 10 वाले विद्यार्थी हो, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो चलो आओ हम आपको इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो पहला प्रश्न है, पेपर में पहला प्रश्न आता क्या है, गद्य खंड का संदर्भ लिखना है। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आप लोग यहाँ पर पहले देख लीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संदर्भ में आपको लिखना क्या है, हेडिंग डालेंगे, इसे संदर्भ डालने के बाद आपको लिखना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड यानी गद्य भारती में संकलित कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से लिया गया है। एक बात आप लोग याद रखना कि पाठ का नाम आपको जरूर याद कर जाना है। अगर आप पाठ का नाम याद करके जाओगे तो आपका नंबर अच्छे से आएगा। ये बात जान लीजिए, कालिदास पाठ से 100% आएगा प्रश्न। यानी अगर कालिदास पाठ का आप पढ़ लिए पूरा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कालिदास पाठ को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर वीडियो में पूरा देख लीजिए। ये अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको सब बता दें, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कालिदास पाठ में क्या क्या प्रश्न हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या है। देखिए, पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, तो आप लोग यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के बाद आपको क्या लिखना है, विशेष। इस पाठ में क्या है, इस पाठ के शेष सभी गद्यांश के लिए यही संदर्भ है। यानी इस पूरे पाठ में गद्यांश में जितना भी गद्यांश आएगा सब में यही आएगा, यानी संदर्भ यही आएगा। प्रसंग आप लोग क्या लिखेंगे, प्रसंग अलग अलग हो जाता है, तो प्रसंग ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए इस पाठ, इसका हम क्या कैसे लिखेंगे प्रसंग, यहाँ पर लिखा है ना, महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। यानी इसका मतलब क्या होगा, महाकवि कालिदासा माने महाकवि कालिदास, संस्कृत कवि नाम माने संस्कृत कवियों में, मुकुटमणि माने मुकुटमणि, यानी मुकुटमणि माने मुकुटमणि, अस्ति माने है, यानी महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है। न केवल भारत देशस्य, केवल भारत देश में ही नहीं, अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, उत्कृष्ट कवियों में एकतमो अस्ति माने एक है, यानी अद्वितीय है। तो इसका अर्थ ऐसे ही आपको क्या रटना नहीं है, अर्थ आपको बना के लिखना है। याद रखना, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को बना के लिख देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2019 और 2023 में आया था। तो प्रश्न हाईलाइट प्रश्न आपको नहीं देखना, बस पाठ का नाम याद करके जाना है और कवि का कुल गुरु कालिदास का चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। ये बात याद रखना, कालिदास पाठ के पढ़ के जाओ, बाकी 4 नंबर कहीं पर नहीं जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक करके भी देख लीजिए, हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं 1-2 प्रसंग। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये दूसरा नंबर पैराग्राफ है, ये 2016 में आया था। ये अनुवाद ऐसे ही करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, बस कालिदास का पढ़ के जाना है और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको केवल यही कह रहा हूँ, कालिदास का पढ़ लेना बस, ठीक, समझ गए। अब चलते हैं हम दूसरे एक प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा है ना पाठ का सारांश। एक सारांश आपको लिखने के लिए आएगा 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर कालिदास कवि कुल गुरु कालिदास के पाठ का, यहाँ पर देखिए ये 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025, लेकिन इस बार ये नहीं आने वाला है। याद रखना, ये इस बार नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसको स्किप करके आप दूसरा पार्ट को याद कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन पार्ट का, इसको देख लेना। ये मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मत सोचना कि जो पिछली बार आया था वही आ सकता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ना नहीं, आप लोग इसकी जगह पर ये वाले पार्ट को पढ़ के जाना, उद्भिज परिषद, मानव की हिंसा वृत्ति। क्योंकि आप लोग जब कालिदास का पाठ पढ़े रहोगे,
अनुवाद करने के लिए। तो जब कालिदास का यानी इसका अगर आ गया तो आप तो लिख ही डालोगे, तो आपको इसका पढ़ के जाना है। और इसको पढ़ने के बाद एक और चैप्टर है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर 2017, 19, 20, 22, 24 और 25, ये इस बार आने का संपूर्ण चांसेस है। इस बार ये प्रश्न आएगा, ये मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि इस बार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बढ़िया डालना, प्रसिद्ध महाकवि, फिर उसके बाद वैभव में जन्म, प्रकृति से इनका प्रेम कैसा था, शिक्षा इन्होंने कहाँ ग्रहण किए था, साहित्यिक प्रतिभा के धनी ये कैसे थे, रचनाएं इनकी क्या थी, और महात्मा गांधी जी से प्रेरक गुरु मतलब महात्मा गांधी जी से इन्होंने क्या क्या सीखा था। तो आप लोगों को इनका रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ के जाना है बस, और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है, ये 2 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, गद्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। ये बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखा है ना, गद्य खंड पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। तो आपको गद्य खंड पढ़ लेना है, ये बहुविकल्पी से संबंधित है। क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा बहुविकल्पी की बात नहीं करेंगे, इसलिए आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आप लोग बहुविकल्पी पढ़ लेना, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, 2 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। ठीक, चलो अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हम नहीं करवाने वाले हैं। प्रश्न नंबर चौथा जो आएगा, प्रश्न नंबर चौथा क्या आएगा, पद्य खंड की संदर्भ सहित व्याख्या। जैसे हम लोग गद्य खंड की संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार पद्य का भी होगा। देखिए, पद्य खंड की भी संदर्भ सहित व्याख्या होगी। अब इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, उसमें हम लोग गद्यांश लिखे थे, इसमें हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्लोक महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। ये लक्ष्य भेद परीक्षा है, 2020-2024 में आया था। ये प्रश्न बहुत कम चांसेस वैसे हैं, लेकिन इसमें से आता है प्रश्न। तो आप लोग लक्ष्य भेद पढ़ के जाना, लक्ष्य भेद पढ़ लेना, लक्ष्य भेद पढ़ लेना। और एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, बस 2 पार्ट पढ़ के जाना, बस आपका फंस जाएगा। लक्ष्य भेद पढ़ लेना, एक और पार्ट है, एक लक्ष्य भेद पार्ट था, एक था सुक्ति सुधा। 2 पार्ट पढ़ के जाना, आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। याद रखना मेरी बात, सुक्ति सुधा और लक्ष्य भेद परीक्षा, यानी लक्ष्य भेद परीक्षा और सुक्ति सुधा पढ़ लेना, आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। बात हमारी मानना हो तो मान लेना, फायदा आपका है। सुक्ति सुधा पढ़ लेना और लक्ष्य भेद पढ़ लेना, और कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा नंबर प्रश्न हो गया। अब चलो 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न में क्या आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सूक्त की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्तियों का संदर्भ हिंदी में व्याख्या क्या करना होता है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए, यहाँ पर सूक्ति दिया गया है ना, लक्ष्य भेद परीक्षा। लक्ष्य भेद परीक्षा में क्या है, यहाँ में लिखा ना, ताम उवाच सह कौन्तेय पश्यामेनम वनस्पतिम। तो इसका पहले संदर्भ लिखिए। देखिए, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के पद्य प्यूसम के लक्ष्य भेद परीक्षा से पाठ से उद्धृत है, यानी इस पाठ से लिया गया है। इसमें विशेष क्या है, इस पाठ की सभी सूक्तियों के नाम यही संदर्भ हो गया, यानी इस पाठ में सारी सूक्तियों का यही लिखना है। ठीक, इसमें से आपको प्रसंग लिख देना है। प्रस्तुत सूक्ति युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य जी ने लिखा है। युधिष्ठिर के गुरु द्रोणाचार्य जी ने लिखा है, यानी इस सूक्ति को किसने लिखा है, द्रोणाचार्य जी ने लिखा है। और इसका आपको अर्थ लिख देना है, व्याख्या लिख देना, कुछ ना है तो बस आपको हिंदी लिख देना है, बस और को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये पाठ उतना परेशान मत होना। लक्ष्य भेद परीक्षा मत नहीं ध्यान देना है, लेकिन आपको वृक्षाणाम चेतनाम देख लेना है। क्या देखना है, वृक्षाणाम चेतनाम। क्या देखना है, वृक्षाणाम चेतनाम देख लेना। और एक चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, विद्यार्थी चर्या। मेरी बात को मान के जाना है तो आपको पढ़ के जाना है। विद्यार्थी चर्या पढ़ लेना, विद्यार्थी चर्या आपको पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान प्रश्न समझ लेना कि हाईलाइट आप पढ़ के जा रहे हो। ये प्रश्न, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। विद्यार्थी चर्या बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से प्रश्न आएगा, 4 नंबर का आने वाला है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसको ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, यहाँ तक देखिए, ये पूरा यहाँ तक देख लेना, अच्छे से देखना यहाँ पर कैसे लिखा है। सारी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना यहाँ तक, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, विद्यार्थी चर्या में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, चलो अब 6वें प्रश्न। ये प्रश्न जो है, ये ज़्यादातर मैक्सिमम लड़के इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है का संस्कृत में अर्थ, यानी श्लोक का संस्कृत में अर्थ। एक श्लोक दिया रहेगा, उसको संस्कृत में अर्थ लिखना है।
अब आपको समझ में आ रहा है अर्थ है, ये संस्कृत है, संस्कृत में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग भी देखोगे नहीं, ऊब जाओगे। लेकिन ये जो 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है ना, अगर इसको देख लोगे तो ज़रूर आप प्रशंसा ही करोगे। पेपर देने के बाद आकर भी आप लोग कमेंट कर देना। पहले आपको कमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको जो भी मर्जी है वो करना, लेकिन पहले पेपर अच्छे से कर लेना हल, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लक्ष्य भेद परीक्षा। मान लीजिए इसमें से एक दिया गया, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष अर्षभा कृतिम भासम रो आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्प भी कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपदिशत। तो यहाँ पर ये दिया गया है, एक श्लोक दिया गया है। अब आपको इसको संस्कृत, इसमें कुछ नहीं लिखना, ये दिया रहेगा, बस इसको संस्कृत में कर देना है। संस्कृत का मतलब इसको तोड़ करके लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इमो 2 श्लोक, यहाँ पर 2 श्लोक है। लक्ष्य भेद परीक्षा, लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए नामकात, परीक्षा के नाम से पठात पढ़ाया गया है, उद्धृत किया गया है। अन्यो श्लोक या अन्य श्लोक में कथितम कहा गया है, अस्तित यत राजकुमारा सर्व जिज्ञासु शिक्षिताम आसान तत्तेषां धनुर्विद्याया निष्णाताम परीक्षाम कर्तुम ऐच्छत आचार्यम द्रोणातान युधिष्ठिरादीन राजकुमारान आहूय शिल्पिभिः निर्मितं कृतिम गृन्धम वृक्षाग्रे समारोप्य लक्ष्यभेदाय अब आज्ञाम दत्तवान। तो इसको बस सिंपल भाषा में आप लोग समझिए क्या कर रहा हूँ। सिंपल भाषा, ये श्लोक की भाषा में है, इसको कहानी की भाषा में लिख देना। यही है आपका संस्कृत की भाषा में क्या करना, अर्थ लिखना है। एक ये है लक्ष्य भेद, देख लेना। एक और आपको बता रहा हूँ, एक है सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा है, अभी आप लोगों ने देखा लक्ष्य भेद, सुक्ति सुधा। और एक छांति सैख्यम, ये इसको देख लीजिए, छांति सैख्यम, इसको देख लेना जरूर। ये कई आपको दिख रहा होगा, 2019 में आया है, लेकिन आ सकता है। छांति संख्यम को देख लेना बस, और आपको कुछ नहीं देखना है इसमें। चलो अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो 7वां पार्ट होता है, 7वां खंड होता है, पद्य भाग पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पद्य भाग पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न क्या होने वाला है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे लक्ष्य भेद परीक्षा है, आप लोग इसको एक बार सरसरी निगाह से केवल देख लेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसमें से बनते नहीं हैं। 20 नंबर का प्रश्न आएगा, आप लोग अच्छे से तैयार करोगे तो आप लोगों को आ जाए। ये जो 8वां पार्ट होगा, इसमें क्या होगा, पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है, कुछ नहीं करना, रट्टा मार लेना है बस। रट्टा मारने के लिए मैं आपको 3 लोगों का चरित्र चित्रण दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले यहाँ पर महात्मा नाम संस्मरणान, यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऊपर से यहाँ से देखिए, इधर दिखाइए। सत्यवादी, नैतिकवादी, उपेक्षितों के नेता, प्रेम और एकता के अग्रदूत, उग्रवाद के कट्टर विरोधी, स्वदेशी के पक्षधर, स्वदेश के पक्षधर। इतना आपको हेडिंग लिखना है बस, ज़्यादा परेशान नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे हम उंगली का नहीं, इधर देखिए, यहाँ से देखना है, यहाँ से बस इतना ही आपको करके जाना है। इतना वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, और अगर नहीं तैयार है तो इसको देख लेना। और इसके बाद एक और है, यहाँ पर देखिए, जीमूत वाहन, ध्यान से देखना इसको, ये लगभग हर साल आया है, तो 2 तैयार करके जाना, आ जाएगा। देखिए जीमूत वाहन, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इसको देखिए। जीमूत वाहन का त्यागमय जीवन कैसा था, निर्भीक कैसे थे, मातृ पितृ भक्ति कैसी थी, दयालुता कैसी थी, प्रभावशाली कैसे थे, और विनयशीलता कैसी थी। तो आपको ये 2 तैयार करके जाना है। अगर आपके पास और टाइम हो तो और पढ़ लेना, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो केवल महात्मा नाम संस्मरण और ये वाले खंड को, यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा ना जीमूत वाहन का, ये पढ़ लेना बस। 8वां नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा। 9वें प्रश्न में क्या होगा, लघु उत्तरी प्रश्न। ये क्या होगा, एक नंबर का 2 प्रश्न आएगा, यानी 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देख लेना, मैं आपको पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आएगा। देखिए ये यहाँ पर देखिए, जैसे महात्मा नाम का पाठ का है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यही पाठ से आएगा और बाकी और कहीं से नहीं आएगा। ये पहला पाठ है। और यहाँ पर क्या है, कारुण्वी की जीमूत वाहन। इसको अगर आपके पास किताब हो तो आप लोग पढ़ लेना, और नहीं किताब है तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखना इसको। ये आप लोग, अगर आपके पास किताब है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नहीं है किताब तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं, वीडियो को डाउनलोड कर लो फिर आराम से देख करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
अगर आप लोग देख लोगे इसको एक बार भी सरसरी निगाह से तो आप लोग इसका उत्तर लिख लोगे। ठीक, बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। हाँ, ये 10वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं। इसको संस्कृत में लिखना होता है, तो ये बहुविकल्पी वाले होते हैं। इसको बहुविकल्पी को आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम आपको बहुविकल्पी नहीं है, हम आप लोगों को लॉन्ग आंसर करवाने की ज़रूरत कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि बहुविकल्पी आप लोग इतनी जल्दी में तो नहीं कर पाओगे तैयार, क्योंकि बहुविकल्पी में आपको तुक्का ही लगाना है। अगर आप पढ़े हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तुक्का मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लेना जरूर। अब देखो 11वां नंबर का अध्याय देखिए, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। इसमें वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि ये कितने नंबर का आता है। ये 1 से 2 नंबर का आता है, बस आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर पहले देखिए कि प्रत्याहार कितने होते हैं। निम्नलिखित प्रत्याहारों में आने वाले वर्ण ये अच, हल, चर, अक, उक, उण, वल, एच, इक, एंग, अल, हस, खर, झल, अण, सल, जस, सर, अट, डम, अंग, आम। तो ये प्रत्याहार हैं। तो अच के अंतर्गत क्या आता है, प्रश्न कैसे बनते हैं अभी आपको मैं पेपर में दिखाऊंगा। प्रश्न आपको रुको दिखा रहे हैं नहीं। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं क्या, अच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पलटते हैं, देखिए अच में क्या क्या आते हैं। देखो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। जब ये शब्द आ जाए तो ये हो गया क्या, अच प्रत्याहार। तो आपको इसी तरह बस पर एक बार देख लेना है बस उसको, और कुछ नहीं करना है, आपको आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखे हो तो आपको ज़रूर कभी नहीं अटकोगे। ये मेरा उदाहरण है, ये मेरा विश्वास है। आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी और सबसे ज़्यादा नंबर आप ही का आएगा। 11वां नंबर, संधि प्रकरण। कैसे प्रश्न आते पहले ये देख लीजिए। देखो संधि में प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको संधि कैसे तैयार करना है, आपको हल संधि पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे संधि आएंगे। अगर आप लोग हल संधि पढ़े रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको मैं कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ कैसे आ सकता है पेपर में। देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न बनता है, देखिए ये बहुविकल्पी टाइप में प्रश्न बनेंगे, आपको कैसे करके आना है। देखिए एक आठ ही प्रश्न दिखा देता हूँ। जैसे कुंठित, कुंठित में कौन सी संधि है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, कुंठित, कुंठ धन इत, यानी कुंठित में कौन सा शब्द, कौन सी संधि। आप लोग देख रहे हैं ना, पर समरण संधि। तो आप लोग एक बार अगर कुंठित यानी संधि के बारे में पढ़े रहोगे ना तभी आएगा। ठीक, बहुविकल्पी में प्रश्न आएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या था कि बहुविकल्पी टारगेट नहीं, हमारा लॉन्ग आंसर है, इसलिए हम लॉन्ग आंसर देखने चल रहे हैं। 13वां नंबर का जो टॉपिक है शब्द रूप है। शब्द रूप एक बार पिता का, भागवत का और गौ का, नहीं गौ को छोड़ो, नदी का, 3 लोगों को पढ़ लेना बस। नदी का और इधर पिता का, ये यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये पिता का है और ये नदी का है, ये 2 पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। 14वां नंबर धातु रूप आपको पढ़ना है। अब धातु रूप है क्या, धातु रूप आप लोग इधर देख सकते हैं, 1 पढ़िए 2 पढ़िए, बहुत पढ़ लोगे। ठीक, धातु रूप ऐसे पढ़ लेना। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप लोग देख लेना, बाकी आपके पास किताब है तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक, 15वें नंबर में आपसे समास पूछेगा। अब आपको समास के बारे में पढ़ लेना एक बार। 1 नंबर आएगा आपके समास में कौन कौन सबसे ज़्यादा। देखो अब भाई अव्ययी भाव समास है पूछा है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, 3 समास पढ़ना है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, बस 3 समास ही आपको पढ़ना है। ठीक, 16वां नंबर में आपको क्या करना है, कारक बताना है। कारक और विभक्तियाँ क्या होती हैं एक बार देख लेना बस, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, 1 नंबर वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है वर्णात्मक प्रश्न की ओर। ठीक, तो आप लोग 1 नंबर वाला है, 1 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। हमने अभी कहा था ना 50 नंबर हम करवाएंगे, बहुविकल्पी बहुत कम दिखाएंगे। 17 नंबर में है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग इधर देख लीजिए एक बार। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के बाद में जोड़ करके, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, किसी शब्द के बाद में जुड़ करके जब उसका कोई चेंजिंग हो जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अगर आप लोग 10वीं में हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर बदलता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़कर बनता है। ठीक, 18वें पाठ में होता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में थोड़ा सा वाक्य बदलना है। जैसे देखिए, सा हसती तया हसती, वह हंसता है तय वह हंसते हैं, सा रोदयति तेन रोदयति। तो इसका थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, 3 नंबर मिल जाए। 1-1 नंबर के 3 आएंगे। आप लोग इनको सबको प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक, 1-1 नंबर वाले हैं, इसको आप लोग देख लेना। 1-1 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे,
तो आप लोग इसको कर लोगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सब कर लोगे। 19वां नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 नंबर का आने वाला है। अब 6 नंबर में आपको करना क्या है, आओ हम एक प्रैक्टिस करके आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पर चलिए हम आपको अनुवाद करना सिखा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा नियम समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना कम है और आपके पास भी टाइम कम है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यह पर क्या लिखा है, मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए, चाहिए शब्द किस में लगता है, पहले इसको समझिए। क्या है, मुझे कहे मैंने होता है अहम, अहम माने क्या होता है मुझे, और चाहिए किस में आता है। अब हम इसको शब्द रूप में धातु रूप में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखना क्या हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए, ये कोई व्यक्ति है जो जाने के लिए बात कर रहा है, तो विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा यहाँ पर। अहम माने मुझे, जाना चाहिए माने विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान से देखिएगा कि ये जो कर्ता होता है, ये जिस पंक्ति का होता है, यानी एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन का ही लगेगा। तो आप लोग इसको ट्रांसलेशन को एक बार अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके पास ना टाइम बहुत कम है। टाइम का ध्यान देते हुए, जिस तरह आप लोग अगर क्लास में थोड़ा भी पढ़े हो तो प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो कर लोगे। ठीक, आपको प्रैक्टिस करना है, बस हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर करता है पट धातु का, तो क्रिया भी उसी के हिसाब से लगेगी। ठीक, इस पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विद्या पर निबंध वो विद्या ही नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग विद्या ही तैयार करके जाते हैं। 3 तैयार करिए, आ जाएगा। विद्या पे, सदाचार पे, अहिंसा परमो धर्मा पे, ये तीनों टॉपिक पे तैयार कर लेना बस। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, विद्या पे, सदाचार पे, अहिंसा परमो धर्मा पे। जितना आपको कैमरा में दिख रहा है ये जाने, अगर आपके पास और टाइम हो तो सत्संगति भी पढ़ लेना। विद्या, सदाचार, सत्संगति और अहिंसा परमो धर्मा, अगर इन चारों में कर लिए तो 8 नंबर आपका पक्का है 100%। ज़्यादा चांसेस हैं विद्या और अहिंसा परमो धर्मा, याद रखना, विद्या और अहिंसा परमो धर्मा ज़्यादा चांसेस हैं। अथवा करके रहेगा, 8 नंबर मिलेगा, यानी आपके संस्कृत की पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है। इसको छोड़ना मत, मेरी बात मानना, तो इसको छोड़ना मत। आपके पेपर का सबसे लास्ट जो प्रश्न आता है वाक्य प्रयोग होता है। वाक्यों का सही प्रयोग आप लोग कर लोगे तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे, 2 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अद्य। अद्य माने क्या हो जाता है, आज। तो वाक्य प्रयोग कैसे किए हैं, अद्य वृष्टि अभवत, आज बारिश हुई, हुआ ना, अद्य वृष्टि अभवत यानी आज बारिश हुई। यहाँ पर जैसे क्या, अयम बालिका पठती, तो बस वाक्य प्रयोग करना है आपको। कितने नंबर का, 2 नंबर का है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो इस तरह आपके पेपर हो गए समाप्त। बस ऐसे ही प्रश्न आएगा, 2100 प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से हल करना है। आपका मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोग ये जो 22 मिनट 15 सेकंड का वीडियो देखे हैं, इतने में आपको कम से कम 45 से 50 नंबर आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर अभी तक वीडियो को आपने देखा है तो। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।